आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका ईयर। तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहता है आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कोल्ड एटमॉस्फेयर। कि भाई जो हमारी अर्थ है ना, अब मानो यार ये आपकी अर्थ है, इसकी साइड में आपके चारों तरफ आपका एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट यानी कंबल है आपका हवा का, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो इस सारे पार्ट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एटमॉस्फेयर। ठीक है गाइस, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। तो कहता है ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड अपॉन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। कि भाई हर एक जो जीव हमारी अर्थ के ऊपर रहता है वो डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर अपने यहाँ पे जीवित रहने के लिए। ठीक है, It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays। और यहाँ पे बताता है कि भाई ये हमें वो हवा प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो कि हम सांस लेते टाइम यूज़ करते हैं। और साथ में हमें सन की जो हमारी हार्मफुल रेज आती हैं जो कि हमें कोई डिजीज़ वगैरह कर सकती हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है हमारा एटमोसफेयर। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर आपका ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे नहीं हो तो फिर क्या होगा कि भाई जो दिन में आपकी सूरज की इतनी तेज किरणें आती हैं ना, उनसे आप दिन में झुलस जाओगे, जल जाओगे। और रात को जो ठंड पड़ती है ना, उससे आप जम जाओगे, आपका मतलब कि बर्फ़ जम जाएगी, ऐसा लगा लो आप, या फिर उससे भी बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे कहता है सो इट इज दिस मास ऑफ एयर दैट हैज मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। कि भाई ये जो मास है ना आपके अर्थ के ऊपर एयर का, यही हमारे मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसी की हेल्प से लोग यहाँ पे जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स आपको अब आगे बताते हैं। उसके बाद कहते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लाइव इन। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, मे बी मैंने आपको पहले समझा रखा होगा लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कि भाई जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो आपकी हीट को ट्रैप करने में हेल्प करती है। और जो आपकी अर्थ होती है ना, जब रेडिएशंस को छोड़ती है, यानी कि जो गर्म रेडिएशन होती है उनको अपने अंदर से बाहर निकालती है, तो वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर ही उन्हें रोक के रखती है, यानी कि उन्हें आउटर स्पेस में बाहर नहीं जाने देती। और अगर आपकी जो ये हीट मतलब कि रेडिएशन है ये सारी बाहर नहीं जाएंगी तो यार आपका जो टेम्परेचर होगा वो अर्थ का थोड़ा बढ़ेगा, और उस टेम्परेचर के अंदर गाइस यार हम सभी यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। वरना जो हमारी अर्थ है ना बहुत ठंडी हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर आपकी कुल्फी जम जाएगी। उसके बाद कहता है however when its level in the atmosphere increases due to the factory smoke or car fumes the heat retain increase the temperature of the earth। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है कि जो फैक्ट्री से धुआं आता है वो बढ़ता चला जा रहा है, हमारे जो कार के फ्यूम्स होते हैं वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये हीट को ज़्यादा रोक पाएगा और जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो ये बात थोड़ी यहाँ पे गलत भी रहती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और इस चीज को हम फिर क्या कह देते हैं गाइज, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, द राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइज कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि अगर मानो हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिन एरियाज में आपकी बर्फ जम रखी है तो वहाँ पे वो बर्फ तो पिघलेगी ना। फिर अगर वो बर्फ पिघलेगी तो उसका जो पानी है वो समुद्र में जाएगा। अगर समुद्र में पानी जाएगा, समुद्र में पानी और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समुद्र का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। अगर समुद्र का गाइस लेवल मानो आप बढ़ गया तो वहाँ पे जो आपकी बीच के एरिया होते हैं, यानी कि जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे फिर बाढ़ वगैरह आ जाएगी। अगर वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी तो वहाँ पे जो आसपास के घर हैं, जो लोग रहते हैं, आप सोचो कितना नुकसान गाइस वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, there may be drastic change in the climate of the place leading to the extinction of the some plants and animals in the long run। और अगर ऐसा बहुत लंबे टाइम तक आपका चला ना तो भाई जो आपके बहुत सारे एनिमल और ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो कि बेचारे अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए खो बैठे। ठीक है, तो यार भाई हमें जो पोल्यूशन है वो कम से कम करने की गाइस यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बाकी चलो यार अब आपको बताते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में।
यहाँ पे कहता है डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि भाई जब हम सांस लेते टाइम जो हवा अपने अंदर लेती है उसके अंदर सिर्फ आपकी ऑक्सीजन ही नहीं जाती, जबकि उसके अंदर पूरा गैसेस का मिक्सचर जाता है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, जबकि यहाँ पे जो आपकी नाइट्रोजन गैस रहती है और ऑक्सीजन गैस रहती है ये मिलके दोनों आपके जो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा पार्ट कवर करती हैं, साथ में जो छोटा सा पार्ट होता है उसको आपकी बाकी गैसेस यहाँ पे कवर करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आपकी हीलियम हो गई, ओजोन हो गई, आर्गन हो गई और हाइड्रोजन हो गई, ये आपकी थोड़ी कम मात्रा में हमें देखने को मिलती हैं एज कम्पेयर टू आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर, कि भाई इन गैसेज के अलावा छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। द पाई चार्ट गिवन यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, तो चलो एक बार एक काम करता हूँ, मैं इस पाई चार्ट को जूम करके आपको समझाता हूँ, इससे आपको काफी सारी बातें गाइज यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक, तो देखो यार गाइज, ये है आपका पाई चार्ट। अब ये शो कर रहा है कि आपको कि जो आपकी अर्थ है ना, यहाँ पे आपकी 78% तो गाइज नाइट्रोजन रहती है, 21% आपकी ऑक्सीजन रहती है, जो कि आप सभी को पता है कि हम लिविंग बींग्स हैं, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स लेती हैं और भी बहुत सारे जानवर लेते हैं और प्लांट्स भी लेते हैं। ठीक है, अब जो आपकी आर्गन हो गई और बाकी गैस हो गई, उनकी जो मात्रा आपकी रहती है, आर्गन की रहती है 0.93% और जो बाकी गैस बच की उनकी रहती है आपकी 0.04%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रहती है आपकी 0.03% मात्रा हमारी अर्थ पे। और देखो यार, यही इतनी है कि भाई जो हमारा यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसको करने में कर देती है। अगर इसकी मात्रा और बढ़ गई तो आप एक बार सोचो कि भाई फिर तो क्या ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यार अब आपको आगे एक्सप्लेन करती है। अब कहते हैं नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब भी कभी हम सांस लेते हैं तो आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के साथ में है, तो वो भी हमारे सांस लेते टाइम हमारे अंदर जाती है, हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो भी साथ में बाहर निकलती है। बट प्लांट नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, जबकि जो आपके प्लांट्स होते हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनके जीवन को यहाँ पे व्यापन करने के लिए, यानी कि बिताने के लिए, जिंदा रहने के लिए। दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सोयल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म सो दैट द प्लांट्स कैन यूज इट। अब यहाँ पे गाइस आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका बैक्टीरिया आपके जो प्लांट होते हैं ना उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन यार वो जो नाइट्रोजन होते हैं उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो यार उनकी जो आपको पता है कि जड़ें होती है ना ज़मीन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उनके आसपास यहाँ पे बैक्टीरिया होती हैं, वो हवा से यहाँ पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं। फिर वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज कर देती है, फिर वहाँ से आपके जो प्लांट होती है ना वो तब नाइट्रोजन लेती हैं। ओके, अब कहता है ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, कि भाई उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन, जो कि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखने को मिलती है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ह्यूमन हो गए, आपके प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स हो गए, सभी जब सांस लेते हैं तो साथ में ऑक्सीजन भी लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और जो आपकी ग्रीन प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए आपकी ऑक्सीजन को यहाँ पे प्रोड्यूस भी करती हैं। In this way, oxygen content in the air remain constant. If we cut trees, then this balance get disrupted. और यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी ऑक्सीजन रहती है वो आपकी बैलेंस रहती है, और अगर हम आपके पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देंगे तो उससे यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हमें देखने को मिल सकता है। बाकी चलो यार अब आपको आगे बता दें। अब कहता है कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस, कि भाई जो उसके बाद हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट गैस रहती है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके हरे भरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, और फिर जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स होती हैं, जो जानवर होती हैं, ये सभी कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, तो फिर जो प्लांट होते हैं वो उसको ले लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में पूरा आपका बैलेंस साइकिल चलता रहता है। ठीक है, however the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth, weather and climate. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन जब हम अपने फ्यूल्स वगैरह को बर्न करते हैं, जैसे कि आपका कोयल हो गया, कोई तेल हो गया,
तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकल जाती है और उससे क्या होता है कि गाइज आपका यहाँ पे मिसमैच होना स्टार्ट हो जाता है, जो उनका बैलेंस होता है, और फिर उसकी वजह से जो आपका वेदर होता है यानी कि वातावरण होता है, जो क्लाइमेट होता है आपका मौसम वगैरह, वो सारे चेंज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद चलो यार अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे आपको कहते हैं रीड एंड पोंडर इट्स इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडे वर्ल्ड, कि एक बार आप इसको देखो, इन सभी हेडलाइंस को यहाँ पे पढ़ो और फिर पता लगाओ कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है वो एक सीरियस इशू भी है या फिर लोग इसके बारे में ऐसे ही बातें कर लेते हैं। तो यार एक बार आप इन हेडिंग्स को यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि भाई टॉप साइंटिस्ट ऑफर वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल। तो यार यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा होगा इन सभी चीज़ों को देख के कि भाई जो आपका ये ग्लोबल वार्मिंग है काफ़ी एक बड़ी चीज़ है आज के टाइम पे। उसके बाद डू यू नो के अंदर आपको बताता है व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड बिकेम्स लाइटर एंड गोज अप, कि भाई जब कभी भी हम आपकी एयर को हीट करते हैं तो उससे क्या होता है कि अब मानो पहले आपकी हवा इतने एरिया में थी तो वो इतने एरिया में हो जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या होगी, जो आपकी हवा होगी वो हल्की हो जाएगी और ऊपर की साइड यहाँ पे मूव करेगी, यानी कि ऊपर की साइड वो जाएगी। कोल्ड एयर इन डेंसर एंड हैवी दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और जो आपकी ठंडी हवा होती है वो थोड़ी डेंस हो जाती है, भारी हो जाती है, और फिर वह क्या करती है नीचे की साइड वो आपकी यहाँ पे मूव करती है। When hot air rises, cold air from the surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation take place। और यहाँ पे गाइज आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो आपकी गर्म हवा होती है वो ऊपर की साइड में चली जाती है, तो जो ऊपर की ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह को पूरा करने के लिए ऊपर से नीचे आती है, इसी तरीके से जो आपकी हवा है वो सर्कुलेट करती है और आपकी यहाँ पे चलती है आगे पीछे। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे बताता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर। यहाँ पे कह रहा है आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दीज आर द ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, कि भाई जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है हमने इसको डिवाइड कर रखा है आपकी 5 लेयर्स के अंदर। तो सबसे पहले आपकी यहाँ पे अर्थ सरफेस से स्टार्ट होती है फिर ऊपर तक जाती है। सबसे पहले आपकी बताता है यहाँ पे ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, मेसो, थर्मो और एक्सोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रोपोस्फीयर के बारे में बताता है और कहते हैं दिस इज लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आपकी यहाँ पे रहती है और जिसकी हाइट रहती है वो आपकी 13 किलोमीटर यहाँ पे रहती है। अब कहते हैं द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, कि भाई जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो आपकी इसी लेयर के अंदर यहाँ पे रहती है। अब कहता है ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्ट्रॉम ओकर्स इन दिस लेयर, कि भाई जो भी आपकी सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि बारिश हो रही है, कहीं आपकी धुंध आ चुकी है, तो वो सारी आपकी इसी लेयर के अंदर चीज़ें होती हैं। उसके बाद बताते हैं आपको स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में और कह रहे हैं कि अबव द ट्रोपोस्फीयर लाई द स्ट्रेटोस्फीयर, कि भाई मानो ये हो गई गाइज आपकी यहाँ पे अर्थ, इसके ऊपर ये हो गई आपकी ट्रोपोस्फीयर, तो इसी के ऊपर आपकी आती है गाइज यहाँ पे कौन सी, स्ट्रेटो। यहाँ पे स्ट्रेटो हो गई और यहाँ पे आ गई आपकी ट्रोपो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अबव द ट्रोपोस्फीयर लाई द स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, और ये आपकी कहाँ तक जाती है, 50 किलोमीटर तक जाती है, ठीक है। अब कह रहे हैं दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब यहाँ पे आपकी ना तो कोई बारिश आती है गाइज, ना ही मतलब कोई तूफान आता है, सारे वेदर के फिनोमिना यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और जो कंडीशंस रहती हैं वो टोटली अलग रहती हैं। तो ये जो आपकी लेयर होती है ना यहाँ पे एरोप्लेन्स हो गई आपकी, वो उड़ाने के लिए बिल्कुल सही आपकी मतलब की रहता है ये स्फीयर, ठीक है। अब कह रहे हैं वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी रहती है कि इसके अंदर आपकी हमें क्या देखने को मिलती है, ओजोन लेयर। और अब ओजोन के बारे में तो आप सभी को पहले ही पता होगा, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी स्टडी करा रखा है, ठीक है। अब आपको आगे बताते हैं गाइज मेसोस्फीयर के बारे में। अब कह रहे हैं दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, कि भाई ये आपकी तीसरे वाली लेयर है और ये किसके ऊपर आती है, आपकी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर। मानो अब आपकी स्ट्रेटो मैंने बताई थी यहाँ पे है, इसके ऊपर आएगी आपकी मेसोस्फीयर, ठीक है। तो ये जो आती है उसके बाद कहता है इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये आपकी कहाँ तक जाती है, 80 किलोमीटर तक। फिर कहते हैं मीजो टूरिस्ट बर्न मिटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम दिस स्पेस, कि भाई जो आपको पता है ना, आपको स्पेस के जो पत्थर वगैरह आपकी अर्थ के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं उनको हम कहते हैं टूटता हुआ तारा, मीटियोर्स। तो वो यार सभी आपकी इसी लेयर के अंदर यहाँ पे आके जल जाते हैं, राख हो जाता है, जो काफ़ी बड़ा होता है, वो भी आपको पता है कि अर्थ की यहाँ पे बिल्कुल सतह तक पहुँच पाता है, ठीक है।
उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको सारी लेयर शो कर रखी हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बारे में, फिर हम इस डायग्राम को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं थर्मोस्फीयर, इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज इज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। आयोनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, इट एक्सटेंड अप टू 8400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशंस, इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ और रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब यहाँ पे गाइस आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी थर्मोस्फीयर होती है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ में बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि जो आपकी आयोनोस्फीयर होती है वो भी इसी आपका इसका एक पार्ट रहती है। और साथ में गाइस यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो आपकी रेडियो वेव होती है ना, वो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड बैक होके हमारी अर्थ के ऊपर आती है। तो जो रेडियो वेव्स का आपका काम रहता है वो यहीं पे रहता है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे बताता है एक्सोस्फीयर के बारे में और कहते हैं दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, कि सबसे जो ऊपर वाली लेयर आपकी रहती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम एक्सोस्फीयर बोलते हैं। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर, और यहाँ पे जो आपकी हवा रहती है वो बिल्कुल ऐसे दूर दूर रहती है, मतलब कि बहुत दूर दूर रहती है जो हवा के पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। लाइट गैसेज लाइक द हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम देयर, और यहाँ पे जो आपकी हल्की गैस होती हैं जैसे कि आपकी हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, यहीं से आपकी वो स्पेस के अंदर गाइस यहाँ पे चली जाती हैं, ठीक है। तो इन सभी लेयर्स को स्टडी करने के बाद डिटेल में चलो अब बताते हैं आपको इस डायग्राम को। तो गाइज ये देखो आपका डायग्राम कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट शो कर रखा है, आपको छोटा सा आपको दिखाई दे गया होगा, ठीक है। अब यार देखो ये माउंट एवरेस्ट है आपका, मानो यहाँ पे आप नीचे खड़े हो, ठीक है, या फिर मानो आप माउंट एवरेस्ट की चोटी पे भी चले गए, ठीक है। तो यार इसके ऊपर भी पड़ जाती है यहाँ पे आपकी, यहाँ तक क्या रहता है आपका ये ट्रोपोस्फियर, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं बहुत ईजिली यहाँ से। ट्रोपोस्फियर के बाद गाइज फिर आता है आपका ट्रोपोपोज, यानी कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आपका ये है बीच का ट्रोपोपोज। यहाँ पे ऊपर की साइड तो है आपकी स्ट्रेटो स्पीयर और नीचे है आपका ट्रोपोस्फियर, यानी कि इन दोनों के जो बीच का एरिया होता है ना उसको हम कहते हैं यहाँ पे ट्रोपोपोज। उसके बाद गाइज आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं और जो ओजोन लेयर है वो दोनों चीजें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रेटोपोज। अब जैसे ट्रोपोपोज था वैसे गाइज आपका यहाँ पे स्ट्रेटोपोज रहने वाला है। और उसके बाद आता है आपका मीजोस्फीयर। यहाँ पे मैंने बताया था कि भाई जो आप कहते हैं ना टूटता हुआ तारा, विश मांग लेते हैं, आपको याद आई होगी कुछ बातें। तो यार यहाँ पे जो आपके मीटियोर्स आते हैं ना, यानी कि स्पेस से जो पत्थर वगैरह आते हैं उनको आपका एटमॉस्फेयर जो जला देता है, वो सभी आपका सीन यहाँ पे रहता है इसके अंदर मीजोस्फीयर के अंदर। उसके बाद गाइज आता है आपका मीजोपोज। फिर आता है आपका थर्मोस्फीयर, और आयोनोस्फीयर जो होता है वो भी आपका इसी का पार्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद गाइज सबसे लास्ट में आता है आपका एक्सोस्फीयर, जहाँ पे जो आपकी हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें होती हैं वो स्पेस में चली जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलो गाइज आपको एक बात यहाँ पे और बताता हूँ। जो यार ये वाली आपकी लाइन है ना, ये आपको टेम्परेचर शो कर रही है बेसिकली, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद गाइज फिर क्या होता है आपका टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो ऐसे आपका टेम्परेचर यहाँ पे मूवमेंट शो करता है, ठीक है। अब जो यार ये वाली साइड है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर देखो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और फिर यहाँ पे आपका टेम्परेचर ऐसे ही चेंज करता रहता है। उसके बाद ये आपको हाइट शो कर रखी है, कैसे किलोमीटर्स में आपकी हाइट यहाँ पे रहती है। तो चलो यार ये टेम्परेचर का फंडा, बाकी आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये आपका हायर क्लासेस में भी आगे डिटेल में आएगा। अभी के लिए आप इसको इतना ही समझो, हम आगे चलते हैं, ओके। अब बारी आती है वेदर एंड क्लाइमेट की। तो कहता है इट इज गोइंग टू रेन टूडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे, कि भाई आज बारिश होने वाली है या फिर आज सूरज निकलेगा या फिर दिन बिल्कुल चमकीला रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हियर्ड दिस फ्रॉम द एनेक्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ द वन डे मैच। और आपने कितनी बार ये सारी बातें सुनी होगी अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो, क्योंकि जो टीवी में होते हैं वो बोलते रहते हैं कि भाई आज सन निकलेगा, नहीं निकलेगा, बारिश होगी, क्या होगा। If we imagine our body to be a radio and mind its speaker, weather is something that fails with the control knobs। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई अब अपने आप को इमेजिन करो कि भाई आपके जो आप एक रेडियो की तरह हो, यानी कि जो आपका माइंड है वो एक स्पीकर है और आपको वेदर के बारे में बातें बतानी है। तो आप कैसे मतलब कि सीन को यहाँ पे करोगे, तो एक बार सोचो इसके बारे में। फिर कहते हैं वेदर इज दिस हावर टू हावर डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, की जो आपका वेदर होता है ना, इसका मतलब होता है कि भाई आपकी हर एक घंटे का मतलब कि वातावरण कैसा है वहाँ का, कैसा आपका सीन है वहाँ का, मतलब कि जो बारिश से लेकर सीन बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसके बाद दिन प्रतिदिन कैसा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे चेंज हो रही हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। अ हॉट और अ ह्यूमिड वेदर में मेक
और आवर इरिटेबल। अगर मानो वहाँ पे बहुत सारी भाई गर्मी है और मतलब कि चिपचिपा जैसा टेम्परेचर है आपका और चिपचिप हो रही है तो यार वो थोड़ा हमें इरिटेबल लगता है, ठीक है। अ प्लीजेंट ब्लीजी वेदर में मेक अवर चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर अवर आउटिंग। और अगर मानो बाहर बहुत अच्छा वेदर हो रखा है आपका और बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, आपको मज़ा आ रहा है, ना कोई स्वेटिंग हो रही है ना कुछ और हो रहा है, तो भाई आपको बाहर जाने में बहुत मज़ा आएगा। Weather can change drastically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer period of time represent the climate of a place. अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो आपका वेदर होता है ना गाइज, वो तो आपका दिन प्रतिदिन चेंज हो सकता है या फिर आपका 1 घंटे में भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो आपका हम जो स्टडी करते हैं ना आपके वेदर को कि भाई यहाँ पे 1 महीने तक ऐसा वेदर रहेगा, 2 महीने तक ऐसा वेदर रहेगा, तो यार उस स्टडी को हम कह देते हैं क्लाइमेट बेसिकली, ठीक है, कि भाई यहाँ का क्लाइमेट बेसिकली ऐसा रहता है। ओके, नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। तो यार अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई आपका जो डेली वेदर फोरकास्ट होता है, जो हमें डेली आपके बताता है कि भाई आज ये टेम्परेचर रहेगा, आपका एटमॉस्फेयर ऐसा रहने वाला है, यहाँ पे हॉट रहेगा, कोल्ड रहेगा, बारिश होगी नहीं होगी, तो वो आपका डेली वेदर फोरकास्ट होता है। उसका काम क्या होता है, तो चलो यार लेट्स डू के अंदर आपको कहता है फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम आ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजिंग ओकरिंग इन द वेदर। अब आप एक काम करो, जो भी आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है उससे रिपोर्ट नोट लिखो कि भाई आज टेम्परेचर कैसा रहेगा। उसके बाद आप ऐसे करके 1 वीक तक लिखो, फिर ऑब्जर्व करो कि भाई जो आपका वेदर है वो कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है डू यू नो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 in पार्ट ऑफ द सन एनर्जी। की भाई कह रहा है कि भाई जो आपकी अर्थ है ना वो इतने ज़्यादा नंबर का सिर्फ एक ही पार्ट रिसीव करती है आपकी सन एनर्जी का। देखो यार, तो मतलब कि सन कितनी एनर्जी यहाँ पे निकालता है, उसको कितना हम रिसीव करते हैं, और यही हमारे लिए इतना ज़्यादा है। तो भाई अगर सारी आ गई तो हमारी अर्थ तो रहने ही नहीं वाली। आप एक बार इमेजिन करो गाइज, मतलब खतरनाक सीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो यार गाइज अब आपको बताते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब कहते हैं द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। कि भाई जो हम टेम्परेचर डेली के डेली फेस करते हैं वो हमारा टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एयर इज नोन एज टेम्परेचर। कि भाई जी हमारी हवा कितनी गर्म है कितनी ठंडी है वही बताती है हमें कि कितना टेम्परेचर बेसिकली हम यहाँ पे फील कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंज इज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। कि भाई जो हमारा टेम्परेचर होता है वो दिन से रात में ही नहीं बदलता, वो आपका सीजन से सीजन में भी बदलता है, ठीक है। अब कहता है समर्स आर हॉटर देन विंटर। की भाई जो आपकी गर्मियाँ होती हैं वो सर्दियों से बहुत ठंडी होती हैं, सॉरी आई मीन जो आपकी गर्मियाँ होती हैं सर्दियों से बहुत गर्म होती हैं, और जो सर्दियाँ होती हैं वो बहुत ठंडी रहती हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया गाइस यहाँ पे। अब कह रहा है कि एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन। इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अब गाइज यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना आपके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने में, वो है आपका इंसुलेशन। इंसुलेशन गाइज क्या करता है कि भाई आपकी जो अर्थ है वो कितनी सूरज की आपकी रोशनी को ले रही है अपने पास में। अब जैसे मानो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे हमारा इंडिया है और यहाँ पे आपका सन है, तो भाई कितनी रोशनी हमारे इंडिया के ऊपर सन की पड़ती है, तो वो डिफाइन करेगा कि जो हमारा इंडिया है यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहने वाला है। उसी चीज़ को हम कहते हैं इंसुलेशन, ठीक है। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। कि भाई जो आपका इंसुलेशन होती है ना, देखो यार गाइज आपकी अर्थ ऐसी आपको पता है, उसके बाद जो इसके पोल हैं वो ऐसे रहते हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। उसके बाद मानो यहाँ पे आपका सन है, ठीक है। तो यार ये हो गया गाइज आपका इक्वेटर, ठीक है, आपको पता ही है। तो यार इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, देखो मैं नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई जो सूरज की रोशनी है वो कैसे हो रही है, देखो यार ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ पे सन की रेज ऐसे आ रही है, बिल्कुल तिरछी आ रही है। और आपको पता है कि यार कोई भी चीज़ अगर आपके ऊपर डायरेक्ट पड़े या फिर ऐसे टेढ़ी होकर पड़े तो भाई फ़र्क होता है। टेढ़ी हुई की जो एनर्जी होती है वो बहुत लॉस हो जाती है और ये आपकी ज़्यादा हार्मफुल रहती है। तो यार वहाँ पे हीट कम मिल पाती है हमारे कहाँ पे, आपके पोल्स के पास में। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो यार अब आपको एक बात क्लियर यहाँ पे हो चुकी है कि जो हमारे पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहाँ पे आपकी बर्फ जमी हमें क्यों मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो सन की रोशनी होती है वो डायरेक्ट नहीं पड़ पाती। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई इट वुड बिकेम टू वार्म फ्रॉम सम क्रॉप्स टू ग्रो। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई अगर मानो कि आपके अर्थ का टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाए तो भाई ये थोड़ी दिक्कत दे सकता है आपकी क्रॉप्स को कुछ
पैदा होने में, यानी कि कुछ फसलों को पैदा होने में। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन द विलेजेस, दे क्रिएट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग्स एंड द एसफाल्ट ऑफ रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे, दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। अब यहाँ पे गाइस आप सभी को कहते हैं कि भाई आपके बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर गर्म रहता है अगर हम गाँव से कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी सन की रोशनी आती है उसके आपके जो रोड होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो सारी उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रात के टाइम में उसको छोड़ती हैं हीट को, ठीक है। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड थस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। और वैसे भी जो आपकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो अपने बीच में हवा को कैद कर लेती हैं, गर्म हवा को, और इसी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है गाइज वो बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी यार चलो आज के हम अपने पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट को कल आप सभी के साथ में स्टार्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कल शो करेगा वेदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो यार कल के पार्ट को भी देखना बनता है। बाकी गाइज आज को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक फटाफट से कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर करना तो यार बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।